नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और आज के शो में बात करेंगे हम कच्चे तेल की कि क्या मार्च में जो दरें बढ़ने की एंटिसिपेशन है उससे क्रूड डरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार हम पिछले 6 दिनों से गिरावट कच्चे तेल में दिख रहे हैं। क्या है नई रेंज, कितने और नीचे जाने के प्रोबेबिलिटीज पर करेंगे फोकस। साथ ही सोना, जहां पर हमने मल्टी वीक हाइज लगने के बाद प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई होते हुए देखी है, क्या ये अब सही मौका है रिसेंट गिरावट के बाद सोने में खरीदारी करने का, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। और बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की, जहां पर अर्जेंटीना में जो सूखे की स्थिति बनती हुई दिखी है, क्या वो भारत के लिए मौका है। इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कोवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर हमने लगातार चौथे दिन कच्चे तेल में गिरावट देखी है। ब्रेंट पे $81 तक के लेवल्स आते हुए हमने देखे हैं। WTI भी 4 दिनों में 7% उठ चुका है। तो धर्मेश, सबसे पहले तो आपका व्यू। मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं क्रूड के प्राइसेस पे, फिर चाहे वो अमेरिकी फेड की सख्ती के स्टेटमेंट्स ही क्यों ना हो, मार्च में 50 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक के एंटिसिपेशन हो, या जो भी बयान फेड ने दिया। अब सवाल ये है कि इन स्तरों से और कितने नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, कौन से ट्रिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या व्यू है आपका? देखिए, कच्चे तेल की बात को तो पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि मार्केट में दबाव रह सकता है और वही हुआ। प्राइस ऑलमोस्ट ₹300 लुढ़क चुका है ऊपरी स्तरों से। डोमेस्टिक मार्केट से अगर कंपैरिजन इंटरनेशनल करे तो प्राइस 80 का जो स्तर है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा। ओपेक नॉन ओपेक के बीच में जुगलबंदी चल रही है। प्राइस में ये चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कर्व रहे, डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स कमोडिटी मार्केट के लिए एक एक रेड जोन में आता है और वही हुआ है। अगर आप देखिए सारे के सारे कमोडिटी, आप इंक्लूडिंग गोल्ड ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, बेस मेटल ले लीजिए, सारे के सारे कमोडिटीज ये पिछले हफ्ते से काफी पिटे हुए हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो गिरावट है वो जारी रह सकती है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स, अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो रुपया काफी फ्लैट है। उस कारणवश 6000 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 72 से $71 के लेवल्स मुझे लगता है कि प्राइस एक बार छू सकता है। तो स्पेक्युलेटर्स यहाँ पे हावी हो सकते हैं। मंदी की ही रिकमेंडेशन रहेगी मेरी। बट जिन्हें बाय करना है मैं उन्हें वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा, या वो जून जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में निवेश करके चल सकते हैं। जब हरिकेन सीजन होगा वो टाइम पे शायद मार्केट में काफी अच्छा स्पेक्युलेटिव मूव आ सकता है। तो ओवरऑल एज अ बास्केट कमोडिटी मुझे वीक लग रहा है, और स्पेशली कच्चे तेल में ना ही फंडामेंटल कोई बाइंग आ रही है, ना ही चाइना की तरफ से कोई मूवमेंट आ रहा है, ना ही जियोपॉलिटिकल टेंशन आ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स नेगेटिव जोन में ही दिखा रहे हैं और प्राइस में यहाँ से दबान कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं, धर्मेश का व्यू है। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा भी मौजूद हैं। मिस्टर तनेजा, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो यही जो संकेत फिलहाल बने हुए हैं कमोडिटीज के लिए कच्चे तेल के, आप उन्हें कैसे रीड करते हैं? फेड की स्टेटमेंट्स, अब जो वॉइसेस और स्ट्रॉन्गर हो गई, 50 बेसिस पॉइंट हाइक की मार्च में, कितनी प्रोबेबिलिटी आप देखते हैं और क्या इम्पैक्ट? नहीं, देखिए, अगर आप 2 से 3 महीने का होराइजन लेकर के चलते हैं तो मुझे लगता है जिस तरह का मूवमेंट हमने प्राइसेस का देखा है क्रूड का पिछले 2 हफ्ते के अंदर, लगभग वही जारी रहने वाला है। जो बैंड है वो मेरे हिसाब से 80 से 90 के बीच में रहेगा ब्रेंट का। कभी ऊपर जाएगा, कभी 88, 89 भी पहुंच सकता है अगर ये खबर आ जाती है कि रशियन फोर्सेस यूक्रेन में जो है वो कोई नई तैयारी में है या कोई उन्होंने नया हमला शुरू कर दिया है, तो इस तरह की खबर आ सकती है। लेकिन चूंकि जो रूस का तेल है, जिसकी सबसे बड़ी आशंका थी कि रशियन तेल जो है बाजार से गायब हो जाएगा ग्लोबल सप्लाई सिस्टम से, तो कीमतें ऊपर चली जाएंगी। लेकिन जिस हिसाब से चाइना, भारत, टर्की, ये सारे देश, मोरक्को, ये सब तेल को, रूसी तेल को खरीद रहे हैं और उसके बाद जो पूरा इंटरनेशनल जो सप्लाई सिस्टम है उसको वेल ऑयल्ड रख रहे हैं, तो ये बाजार का जो एक आशंका या एंग्जाइटी खत्म हो गई है कि भाई तेल की कमी हो सकती है। तो जितनी डिमांड है उसके हिसाब से काफी तेल अवेलेबल है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है जो शेल ऑयल का भी ये चल रहा था कि भाई उनका काफी कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है या बढ़ा, वो भी काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो मुझे अब सबसे बड़ा इंडिकेटर यही रहेगा कि भाई चाइना के जो कितनी जल्दी वहां से अगर डिमांड बढ़ती है। तो भारत तो ठीक चल रहा है, भारत में तो डिमांड बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि अभी कोई ऐसा मेजर फैक्टर मुझको होराइजन पर नजर नहीं आता। इसलिए जो कीमतें हैं वो 80 से लेके 90, आपने 3-4 दिन पहले देखा कीमतें नीचे गई थी ब्रेंट की। उसकी मुख्य वजह थी ये बात कि भाई यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, वो ओपेक से निकल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ओपेक और रशिया, उनकी दोस्ती है, तेल की कीमत को लेकर के बरकरार है। और ओपेक और कुल मिला के अमरीका या पश्चिम की यूरोप के देश वो शोर नहीं मचा रहे हैं, क्योंकि जो अगर रशियन तेल बाजार में आता रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें नरम रहेंगी 80 से 90।
80 से 90 अमेरिका को भी सूट करता है, भारत को भी सूट करता है, यूरोप को भी सूट करता है। अगर रूसी तेल बाजार में आ जाना बंद हो जाता तो आज कच्चे तेल की कीमत $110 पर बैरल होती। वो सैंक्शंस तेल पे लगाने के बावजूद उसको अमेरिका इग्नोर कर रहा है, G7 भी इग्नोर कर रहा है। अर्थात कुल मिलाकर के एक म्यूट जो है एग्रीमेंट बन चुका है इस समय कि जो सप्लायर हैं या कंज्यूमर्स हैं उन सब के बीच में कि ये रेंज को भी रहने देते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो मुझे लगता है 80 to 90, कभी हो सकता है 78 भी पहुंच जाए, 76 भी पहुंच जाए, लेकिन एवरेज बैंड जो है वो आने वाले 3 महीने में वो 80 और 90 के बीच में रहेगा, मुझे ऐसा नजर आता है। ओके, यानी 75 76 के नीचे जाते हैं प्रोबेबिलिटी नहीं देख रहे हैं, ये मैक्सिमम बॉटम है जो देखने को मिल सकता है मिस्टर तनेजा। नहीं बिल्कुल, हाँ अब देखिए 75 अगर एक 2-4 दिन स्लिप हो भी जाए तो हो जाए, लेकिन देखिए सऊदी अरब जो जिसका बड़ा रोल है और रशिया, ये दोनों नहीं चाहते हैं कि तेल की कीमत जो है वो 80 से नीचे जाए, और इंडियन इकोनॉमी जो है वो $80 पर बैरल से काफी हद तक एडजस्ट कर चुकी है। जो पश्चिम के देश हैं उनमें जो ज्यादा इन्फ्लेशन या महंगाई आने की बात थी वो सब भी उसको भी जो सस्ता तेल से उसको काफी काबू में लाया जा रहा है। अमेरिका को भी पता है अगर वो ज्यादा शोर मचाता है सैंक्शंस को लेके या किसी बाहर को भेज तो तेल की कीमत ऊपर जाएगी। बाइडेन साहब ने अगले साल चुनाव भी लड़ना है राष्ट्रपति पद का, अगर तेल महंगा हो तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कुल मिलाकर के बातें बहुत होंगी, रेटोरिक होगा कि रशिया को सजा देनी है, रशिया पे सैंक्शन बढ़ा दो, टाइट कर दो वगैरह वगैरह, लेकिन जब तक ओपेक और रूस इस बात को लेकर सहमत हैं कि तेल की सप्लाई भी चलती रहे लेकिन कीमत बहुत ज्यादा भी नहीं ले जानी, बहुत नीचे भी नहीं आनी, और दूसरी तरफ जो रशियन ऑयल है वो मार्केट में लगातार आता रहता है सैंक्शंस के बावजूद, तो मुझे लगता है ये एक तरह का एक न्यू जो है एग्रीमेंट उभरता हुआ नजर आता है, और बाजार इससे कुल मिलाकर के सेटिस्फाइड है, क्योंकि बाजार अल्टीमेटली जब तक डिमांड तेजी से नहीं बढ़ती है तो बाजार कोई ज्यादा रिएक्ट करता है भी तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। अभी 3 महीने में कोई बहुत ज्यादा डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी ऐसा नजर नहीं आता, सप्लाई साइड से कोई बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट आ जाएगी ऐसा भी नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है ये तस्वीर जो हमने देखी है पिछले 15 दिन 20 दिन 1 महीना यही रहने वाली है। बीच में ठीक है 78 आ जाए, लेकिन 80 से नीचे जाएगा तो सऊदी अरब प्रोडक्शन कट करेगा, ओपेक भी इंटरवीन करेगा, रशिया भी कुछ ना कुछ करेगा, और अमेरिकन जो प्रोड्यूसर है वो भी थोड़ा बेचैन हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये एक इस तरह का 80, 82, 85 ये बैंड चलता रहेगा, कभी 88 भी हो जाएगा, 90 भी हो जाएगा, 76 भी हो जाएगा, लेकिन एवरेज यही रहने वाला है, क्योंकि ऐसा लगता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको लेकर के कुल मिला के सेटिस्फाइड है, और इससे ऊपर नीचे कुछ होता है वो कब होता है देखना होगा, लेकिन अभी जो फंडामेंटल्स है होराइजन पे उसके हिसाब से मुझे नजर आता है कि 80-90 को लेकर के बाजार भी, प्रोड्यूसर्स भी, उपभोक्ता भी, मार्केट्स भी, सब कुल मिलाकर के इसको लेकर के फिलहाल आज की तारीख में लगता है कि वो थोड़ा सब इससे सेटिस्फाइड है। तो अभी 2-3 महीने तो यही चलेगा, उससे आगे तेल के बारे में कहना मुश्किल होता है, तेल राजनीति की तरह होता है, हर घंटे बदलती है उसकी शक्ल, तो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी 2-3 महीने मुझे ऐसा ही होराइजन नजर आता है। ओके, शुक्रिया मिस्टर तनेजा अपने व्यूज देने के लिए। तो अब जो रेंज क्या रह सकती है अगले कुछ समय के लिए वो मिस्टर तनेजा ने बताई। रवि, क्विकली आपकी स्ट्रैटेजी क्या है कच्चे तेल पर? जरूर सर, जैसे तनेजा जी बात कर रहे थे, धर्मेश ने भी बात की, एक रेंज में फंसा रहेगा क्योंकि वहां पे दोनों साइड के न्यूज है, सप्लाई रिलेटेड भी कंसर्न्स आ रहे हैं, डिमांड रिलेटेड भी अभी अनसर्टनिटीज है। तो मुझे लग रहा है ब्रॉडर रेंज जो ब्रांड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 78 से लेके 87 यही रेंज में प्राइसेस रहेंगे। अगर 80 के नीचे जाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, और 86 87 आता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जब तक कोई मेजर क्यूज नहीं आते। हालांकि ये 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में काफी डेटा से इंक्लूडिंग फेड पॉलिसी, सीपीआई इन्फ्लेशन, उसके अलावा बात करें नॉन फार्म, तो अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कच्चे तेल जो ध्यान अभी तक उसका मैक्रो पे नहीं था, शायद अभी मुझे लग रहा है कि वो टर्न होगा और मैक्रो के साथ उसका कोरिलेशन बढ़ेगा, तो मैक्रो डेटा के ऊपर भी मार्केट का फोकस रहेगा। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी आज के लिए लेना है। 6200 के करीब प्राइसेस चल रहे, बेच के चले 6270 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड डोमेस्टिक मार्केट में 6050 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट एक बार 80 तक आ सकता है। धर्मेश, संक्षेप में गोल्ड पर क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? खरीदना है यहाँ से स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक के साथ या कोई और स्ट्रैटेजी?
देखिए, अगर सोने की बात करें तो सोने में भी काफी प्रेशर है। अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो बात चल रही है, उस कारणवश प्राइस में अगर आप देखिए तो प्राइस 1810 से लेके 1850 के दायरे में ट्रेड हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस फिर से थोड़ा दबाव में रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में 54,500 से लेके 54,000 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 1811 1812 डॉलर के जो प्रीवियस स्तर है, जो ये हफ्ते में 2 बार टेस्ट कर चुका है, फिर से वहां से आ सकता है। तो वहां पे भी आप निवेश करके चल सकते हैं, बट स्पेक्युलेटर्स करंट लेवल पे आप हावी हो सकते हो, मंदी करके चल सकते हो। ओके, चलिए ये राय रही गोल्ड पर। अब एक संक्षेप में क्विकली एक कमेंट बेस मेटल्स पे भी ले लेते हैं, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग है आज के सेशन में। धर्मेश, कोई ट्रेड बेस मेटल से? देखिए, मेरी ट्रेड रहेगी, जो बेस मेटल का जो किंग है वो कॉपर की तरफ रहेगी। अगर आप देखिए कॉपर ने 750 का जो एक की लेवल है, सपोर्ट है, वो स्तर ब्रेक कर दिया है। एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो मंदी है वो जारी रह सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली वृद्धि में है, प्लस इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात है, तो इन्फ्लेशन कर्व करने के कारण सारे के सारे कमोडिटी प्रेशर में रहेंगे। तो आप कॉपर में बिकवाली करके चल सकते हो। छोटी अवधि के लिए स्पेक्युलेटर्स यहाँ पे मंदी करें, अराउंड 740 से लेके 730 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे मंदी करके चल सकते हैं। बट जो बायर है, जो जिन्हें फंडामेंटली बाय करना है, मैं उन्हें वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि ये 720 715 अगर आता है तो वहां पे आप इससे एक्यूमुलेशन करके चल सकते हैं। ये कमोडिटी अगर आप 6 महीने से देखें तो 715 720 से 815 820 के दायरे में ट्रेड है। 100 रुपए का दायरा है इसमें, तो डाउन साइड काफी रिस्क लिमिटेड है। बट स्पेक्युलेटर्स मंदी करे, जो फंडामेंटल्स बाय है, तो वेट एंड वॉच करें। ओके, चलिए तो ये रही राय आपके लिए कॉपर पर, जहां पर स्ट्रैटेजी बताई है धर्मेश ने। शुक्रिया धर्मेश आपका अपने व्यूज देने के लिए सभी कमोडिटीज पर। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस। नीरव देसाई हमारे साथ मौजूद रहेंगे, रवि द्वारा मौजूद है ही। जल्द वापस आते हैं। कमोडिटी राउंडअप पर अब बात करेंगे सोयाबीन की। और अर्जेंटीना में 60 सालों में सबसे बड़ा सूखा पड़ा है, जिसमें वहां से सिर्फ सोयाबीन ही नहीं बल्कि गेहूं और मक्के का भी उत्पादन करने की आशंका है। ऐसे में भारत के लिए कैसे इसे देखना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इस पर बातचीत करने के लिए जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हैं, साथ ही रवि देवरा भी हमारे साथ मौजूद है। नीरव नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आप कैसे देखते हैं फिलहाल जो अर्जेंटीना में ड्राउट की स्थिति बनी हुई है? यूएसडीए के आंकड़े देखेंगे तो ना ही सिर्फ सोयाबीन उत्पादन बल्कि सोयाबीन क्रशिंग के भी अनुमान उन्होंने घटाए हैं पिछले साल के मुकाबले। और रही बात अगर ग्लोबल एक्सपोर्ट की, तो जिस पोजीशन पर अर्जेंटीना प्लेस्ड है उसके बाद मौजूदा स्थिति को कैसे समझते हैं आप, और भारत के लिए क्या कोई अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट फ्रंट पर और इमर्ज होते हुए देखते हैं? So देखिए, the drought has been worsening there, and last Friday की estimates even 30 million के नीचे के आने लग गए हैं. There are people who are saying even crop can go down as low as 25 to 28 million. बट अभी बॉल पार्क पूरे इंडस्ट्री का एक नंबर 28 टू 29 मिलियन के आसपास का आ रहा है करंट ड्राउट को देखते हुए। जो अर्जेंटीनियन ड्राउट है और ब्राजीलियन एक्सपोर्ट जो शिपमेंट डिले हुए, इसका डेफिनेट इम्पैक्ट और फायदा इंडिया को हुआ है। वी हैव बीन एबल टू एक्सपोर्ट सोया मील टू आवर नेबरिंग कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप। और ये सिचुएशन कंटिन्यू करेगी। अगर ऐसा क्रॉप डिटोरिएट हो रहा है तो सबसे पहला इसका इम्पैक्ट मील पे आ रहा है, जो कि हम बीच बीच में शिकागो मील में भी देख रहे थे, और एक्चुअल फिजिकल मार्केट्स में भी एक ये बायर्स जो हैं उनको थोड़ा लग रहा है कि ये लोग कवर करके चले। साथ ही में इंडियन प्राइजेस काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं अभी। इंडिया का जो नॉन जीएमओ मील है वो जीएमओ के प्राइस में उनको मिल रहा है, तो उस कारण से भी कंटिन्यूस नॉन जीएमओ की भी डिमांड ये लोग फुलफिल कर पा रहे हैं इंडिया से। सो ये सिचुएशन में मील को इंडिया में बेनिफिट रहेगा। साथ ही में ऑयल में भी ये है कि थोड़ा सा एक एंजाइटी ऑयल कंज्यूमर्स को भी आ रही है, बट सामने ये है कि ऑयल में फिर भी मैं बोलूँगा कि सन ऑयल की अवेलेबिलिटी अच्छी है। ओवरऑल एक पाम ऑयल में भी एक रेंज बाउंड मार्केट, ऐसा कोई शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेस भी अब नहीं बचा है लाइक नवंबर दिसंबर। सो एक वो बैलेंस्ड ऑयल का सिचुएशन है। और यहाँ पे आपके इंडिया का ऑयल का डोमेस्टिक क्रॉप भी जो मस्टर्ड का है वो भी आने लग गया है। सो मोटा मोटी ऑयल फ्रंट पे कम इम्पैक्ट आएगा हमारे लिए नेगेटिव, पर सामने मील फ्रंट पे हमको डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, और इस पूरे ही डेवलपमेंट्स के बीच में फिर प्राइसेस ग्लोबली डोमेस्टिकली कैसे देखते हैं आप? प्राइसेस इंडिया में सोयाबीन की अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, कार्गो थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी आ रहा है। सो प्राइस वाइज मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा अपमूव आने का चांसेस दिखता है, बट ये है कि एक मटेरियल मूवमेंट वाइज इंडिया के एक्सपोर्ट वाइज एक अच्छा रहेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा कि हमारे पास एक ऑलरेडी कैरीइंग लार्ज स्टॉक था
अच्छा क्रॉप था इस साल, रिकॉर्ड क्रॉप था सोयाबीन का, तो ये क्रॉप कंज्यूम होगा और एंड स्टॉक कंज्यूम होगा। और इंडिया का बैलेंस शीट बहुत हैवी नहीं रहेगा फॉर ऑयल सीड्स, ये बात है। हाँ, एक चीज और नीरव, एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट्स और जो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होते हुए आप देखते हैं, मक्के की बात हो या सोयाबीन की, वो किस डायरेक्शन में लाइकली है या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए अभी तक में 2 लाख से 2.5 लाख टन का एक्सपोर्ट ऑलरेडी जनवरी मंथ, फरवरी मंथ में था। अब ये मार्च मंथ और अप्रैल मंथ में भी कंटिन्यू करेगा, और अप्रैल के बियॉन्ड भी देखने का रहेगा अगर प्राइसेस इन इंडिया आर इन कंट्रोल और अर्जेंटीनियन ब्राजीलियन बहुत ज़्यादा प्राइसेस डाउन नहीं होते हैं, तो इंडिया को ये एडवांटेज रहेगा इवन यूरोप में और साउथ ईस्ट एशिया में। रवि, आप कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को सोयाबीन के हिसाब से? क्योंकि भारत में जैसे नीरव ने बताया सोयाबीन की फसल अच्छी है, अर्जेंटीना नंबर 1 ग्लोबल एक्सपोर्टर है, लेकिन सिचुएशन वहां पर काफी वर्स एंड फर्दर और होती हुई दिख रही है। आप कैसे देखते हैं इंडिया पर्सपेक्टिव से? जरूर से वैसे देखे तो प्राइजेस में कुछ ज्यादा बड़े डेवलपमेंट की मैं आशा नहीं रखता हूँ, बट यस जो प्राइजेस में गिरावट एक्सपेक्टेड थी उसमें मुझे लग रहा है कि वो थम जाएगी। साथ में जो सरसों के प्राइजेस जो अराइवल की वजह से गिरे हैं, वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ी स्टेबिलिटी मिलेगी। 5500 के करीब मुझे लग रहा है कि वहां पे एक स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। सेकंड के अर्जेंटीना में अगर आप 3 क्रॉप देखें, व्हीट, सोयाबीन एंड मेज, इसका 3 का कंट्रीब्यूशन उसके पूरे कंट्री का 80% है और सोयाबीन का मोर देन 50% है। तो मुझे लग रहा है कि वो सोयाबीन के प्राइसेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। और इंटरनेशनली भी देखें तो वहां पे थोड़ी सप्लाई अभी जो रिस्टोर हुई थी उसके बाद एक बैलेंस सिचुएशन डिमांड सप्लाई का सिनेरियो लग रहा है। तो प्राइस वाइज मुझे लग रहा है कि 5400 तक एक बॉटम रहना चाहिए। अपर साइड ये न्यूज से या थोड़े अगर इसके डेवलपमेंट आते हैं 5600 5700 तक के प्राइसेस की उम्मीद करनी चाहिए। तो जो भी शॉर्ट टर्म के लिए जिसके पास स्टॉक है वो 5700 तक वेट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से 150 से 200 पॉइंट का एक उछाल ये न्यूज ये डेवलपमेंट में मिलना चाहिए, क्योंकि अर्जेंटीना का सोया ऑयल एंड सोयाबीन के प्राइसेस है उसमें वर्ल्ड उसको बेंचमार्क गिनता है, और ब्राजील अर्जेंटीना के प्राइसेस एंड जो उसके प्रीमियम सपोर्ट के वो एक साथ ही चलते हैं। तो मुझे लग रहा है न्यूज से एक सेंटिमेंट सपोर्ट सरसों एंड सोयाबीन के प्राइसेस को मिलना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रही चर्चा, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्राइसेस पर असर रहेगा ऑयल सीड्स पर, सोयाबीन पर। शुक्रिया नीरव और रवि, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज इस खबर पर देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन सुमित मेहरोत्रा के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।